बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुशर्रफ गद्दार था। इस सिलसिले का छठा प्रोग्राम है और एक जो प्रोग्राम शुरू किया मैंने ख़ुद वो तकरीर सुनी है, अखबारी बयानात भी पढ़े हैं जावेद अशरफ काजी के कि हम फ़ौज को महकमा तालीम की बेहतरी के लिए फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता चला उस वक्त कि किस तरह से फ़ौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पता लगा जब तहसीलों में अज़ला में एक ज़िले के अंदर एक अफ़सर मुकर्रर किया गया, DMO, और बाकी जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट वो स्कूलों में जाकर दौरे करते हैं और कहा जाता है कि उनके फ़राइज़ में सिर्फ़ जो सहूलतें दस्तयाब नहीं है स्कूलों में उनकी रिपोर्ट, असातिज़ा नहीं है उनकी रिपोर्ट और हाज़िरी वग़ैरह ये चेक करते हैं। ये फ़ौज को बदनाम करने का बहुत बड़ा एक सबब था। इसे या किसी के इमा पर गैर मुल्की, और सुनने में आया है कि ये आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक या एशियन बैंक गालिबन इसका कर्जा है या कोई इमदाद है इसी तरह की कोई चीज़ जिसके पैसे से ये शुरू किया गया। अब आप देखें कि आप सर्वे कर लें, असातिज़ा से पूछ लें, जो प्राइमरी से लेकर जहाँ जहाँ पे मॉनिटरिंग असिस्टेंट जाते हैं उनसे पूछ लें, सबके अंदर शदीद नफ़रत पाई जाती है। एक तो इसलिए कि इनकी कोई तरबियत नहीं होती। जो फ़ौज से लोग रिटायर होते हैं वो सिविल में आकर जब आम लोगों में आकर काम करते हैं तो वहाँ फ़ौज का नज़्म व ज़ब्त रवैये बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं और यहाँ आकर उनके रवैये बहुत मुख्तलिफ़ हैं। ये बहुत बड़ा तज़ाद होता है आम सिविल लोगों में आके कुछ इख्तियारात के साथ ऐसे लोगों का काम करना। तो और इस नफ़रत के साथ साथ फिर असातिज़ा कहाँ रहते हैं? सिर्फ स्कूलों में तो नहीं रहते, वो गलियों मोहल्लों बाज़ारों में, शहरों में, देहातों में रहते हैं। और ये नफ़रत फिर उन तक महदूद नहीं है, ये आम लोगों तक, वालिदैन तक, बच्चों तक ये नफ़रत पाई जाती है। इसकी एक वजह यह है कि मुल्क के हज़ारों नौजवान को MPhil, PhD, मास्टर करके बेरोज़गार फिरते हैं। तो लोग ये बात करते हैं कि देखें जी, एक तरफ तो इतनी बेरोज़गारी है और दूसरी तरफ जो फ़ौज से रिटायर होते हैं तमाम मराहत फ़ौज की भी लेते हैं और सिविल में आकर भी उनको नौकरियां मिल जाती हैं। ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि इनको मोटरसाइकिल मिले हैं, इनको तनख्वाहें भी मिलती हैं, इनको पेट्रोल भी मिलता है। तो ये वहाँ भी नौकरी करते थे और यहाँ भी इनको आकर नौकरियाँ मिल गई हैं। ये हक़ तलफ़ी है पढ़े लिखे लोगों की। और दूसरी बात ये है कि ज़रूरत क्या है? एक महकमा काम कर रहा है, उसमें निचली सतह पे AEO है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है, और उससे ऊपर फिर डिप्टी DO है, और उसके ऊपर DEO है, उसके ऊपर CEO है, और उसके ऊपर फिर DPI है, और उसके ऊपर सेक्रेटरी है। ये सारे ओहदे मौजूद हैं। आप जो पहले से निज़ाम चल रहा है आप उसको बेहतर करना चाहते हैं तो इसी निज़ाम को फ़ाल करें, इसी को बेहतर करें। आप एक निज़ाम के अंदर किसी दूसरे निज़ाम को ठोंसेंगे तो या फिर वो पहले वाला निज़ाम ठुस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा,
या जो नया ठोंसा गया है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये दोनों ख़राब हुए हैं। इसमें बहुत सारी मैं बात नहीं करता, बेशुमार शिकायत ऐसी सुनने को मिलती हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती, कोई अखलाकियात से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ मामलात से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ और बातें भी हैं जो की नहीं जा सकती। ये ख़राबियाँ आई है और मेरा ख़्याल है कि ये दुश्मनों की ये एक चाल है कि फ़ौज को बदनाम किया जाए और उसका एक तरीक़ा जो है वो ये इख्तियार किया गया है बदज़नी पैदा करने का। इसके अलावा कुछ और मुझे नज़र नहीं आता। जो चीज़ें जो रिपोर्टें इन्होंने देनी हैं कि क्या वो हेड नहीं दे सकता, ऊपर भेज सकता कि ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे, तो क्या उनका चेक करने के लिए, दौरा करने के लिए, निगरानी करने के लिए क्या दूसरे अफसर नहीं हैं? उनकी क्या ज़िम्मेदारी है अगर इन्होंने ये सारे अमूर अंजाम देने हैं? तो नतीजा ये होता है कि वो जो ज़िले में बैठा अफसर है वो सबसे ताकतवर समझा जाता है और जो 20वें ग्रेड के या 19वें ग्रेड के लोग हैं वो इनसे डरते हैं। ये जो फ़ौजी जाते हैं वहाँ मॉनिटरिंग के लिए, वो इनसे खौफज़दा होते हैं। यार ये क्या है? ये मुल्क है हमारा, इसमें कुछ सूझबूझ के साथ काम नहीं किया जाता। और मेरा ख़्याल है कि मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ये जो शुरू किया होगा है कि बड़े ऑफिसर उनको रिटायरमेंट के बाद भी मराहत मिलती हैं, ज़्यादा ओहदे भी मिलते हैं। कुछ लोगों ने बड़े बड़े स्कूल भी बनाए हुए हैं, तो सभी ने बनाए हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि जो फ़ौज का जो निचला तबका है उसके अंदर ये इससे बदज़नी फैल रही है, यह एहसास कमतरी पैदा हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए ये काम किया गया है। ये किसने सलाह दी गई है? ये मुशर्रफ के दौर में हुआ। यार क्या है, कोई बंदा थोड़ा सा काम करने से पहले सोचता है कि इसके असरात क्या होंगे, हमारी अपनी बदनामी ज़्यादा होगी या फिर ये कोई साजिश है बाहर से? अब कर्ज लेकर जब कोई इमदाद के साथ इस तरह से महकमा खड़ा कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो मैं समझता हूँ कि आ बैल मुझे मार, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी, अपनी एक बहुत बड़ा इदारा, पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा जिस पर सबको फ़ख्र है, उसको हदफ़े तनकीद बनाने का ख़ुद मौका फ़राहम किया जाए और लोगों के अंदर बददिली और बदज़नी पैदा की जाए, तो ये सोची समझी साजिश। वो मैं तो कहता हूँ कि ग़ुलाम नहीं सोचता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हमारा निज़ाम ऐसा है जिसमें हमारे जो अफसर हैं मुख्तलिफ़ शोबों से, फ़ौज भी उसमें शामिल है। तो अल्लामा इक़बाल ने बड़ी तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उससे फेर, और था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ये अल्लामा इक़बाल ने सही तशख़ीस की है कि ग़ुलाम नहीं सोचता कि उसके साथ उसके सारे पहलुओं का, कि उस साम्राज्यी ताकतों का किस तरह से उसके ऊपर हमला है। वो चूँकि ज़मीर मुर्दा हो चुका है, जिस चीज़ की अहमियत होती है ज़्यादा, उनके नज़दीक उस चीज़ की अहमियत नहीं होती। तो इस तरह से ये उस दौर के अंदर शुरू किया गया है। मैं तो सारे पहलुओं का जायज़ा लेकर, मैं बाज़ औक़ात सर पकड़ के बंदा बैठ जाता है कि यार ये जानबूझकर हमारे मुल्क को सबसे बड़ा जो इदारा है उसको बदनाम करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा है कि गली मोहल्लों में फ़ौज के इस रवैये को ज़ेर बहस लाया जाए।